हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैंने सेकेंड और फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उसमें सभी के सब्जेक्ट सेम थे और बेसिक से सब्जेक्ट थे, तो इस वजह से मैंने नहीं किया था। बट थर्ड सेमेस्टर में हमारा थोड़ा सा लेवल अप हो गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपको चूज़ करने हैं दो, और हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी इंक्लूड हो गया है। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है और बहुत से बच्चे जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सही होगा, कौन सा नहीं होगा। तो वीडियो के एंड तक की बने रहिएगा। मैं ए टू जेड आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, कौन सा सब्जेक्ट लेने से आपको एडवांटेज मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट आपको लेने से आप डिसएडवांटेज मिलेगा। तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे वीडियो को में लास्ट तक की बने रहें। मैं यहाँ पे सारे ही पॉइंट डिस्कस करूँगी जो कि आपके कॉलेज के टीचर भी आपको नहीं बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये हर किसी के लिए पर्टिकुलर सेम ही रहेगा। तो इसमें आपको 4 यूनिट देखने के लिए मिलेंगी। साइकोलॉजी की मीनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे क्या क्या मेथड्स होते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके कॉम्पिटिशन लेवल में भी बहुत आता है। आप टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम जब दोगे तो इसकी थ्योरीज़ वगैरह से कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, एक एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करिएगा। बिकॉज़ इसमें थ्योरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट जो आप कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स दोगे उसके लिए। ये जो आपका जो कंटेंट है इससे बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। 10 to 15 मार्क्स में आपको इसी से पूछा जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और आपके जो साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल हैं वो भी इसी पे बेस्ड हैं। जितने भी आपके 6 प्रैक्टिकल्स हैं वो भी इसी पे बेस्ड है, इसी थ्योरीज़ पे बेस्ड हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करिएगा। मैं सारे ही कॉन्सेप्ट के जो नोट्स हैं वो अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगी आपको। उसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब। फिर उसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लर्निंग क्या होती है, इसकी थ्योरीज़ क्या होती है लर्निंग की। और बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज़ दी थी। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं ये। बहुत ही अच्छे से इनको तैयार करिएगा और समझ के करिएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं आने दीजिएगा। और थर्ड यूनिट पे हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी के बारे में, क्या अप्रोचेस क्या होती है पर्सनालिटी के बारे में, असेसमेंट क्या होता है। फोर्थ यूनिट पे हम इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्रिएटिविटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, इंटेलिजेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे हर एक इसका जो यूनिट है वो बहुत अपने में इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो सारे ही जितने भी इसमें पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान सा टॉपिक भी कह सकते हैं और थोड़ा सा न्यू टॉपिक भी कह सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी में ये सारी चीज़ें हमने अभी इससे पहले नहीं पढ़ी थी, बट जो स्टूडेंट से पढ़ रखा है तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा, आप वो कनेक्ट कर पाएंगे। साइकोलॉजी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट चूज़ के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। पहले आपने लाइन में मैंने पिछले अपनी वीडियो में बताया था कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। और दूसरी लाइन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन सारे में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो जो बच्चे, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले हमारा सब्जेक्ट में क्या है। तो हिंदी, तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, जिन्होंने हिंदी पहले से पढ़ रखी है और जो चाहते हैं हिंदी लेना, तो वो डेफ़िनेटली हिंदी लें, क्योंकि हिंदी में बहुत ही बेसिक और आसान से टॉपिक हैं और आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, समास, अलंकार के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इन टॉपिक्स को। तो आप इनको पढ़ोगे, आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और जो बच्चे हिंदी नहीं लिए थे, अगर वो लेना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप ले सकते हो, क्योंकि आपने छोटे पर से ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसका पेपर भी बहुत अच्छे से आता है। 16 मार्क्स में आपको कंटेंट बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल डेफ़िनेटली ले। मेरी तरफ से आपको 101% श्योरिटी है कि आपका पेपर इस पे बहुत अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो जो बच्चे इंग्लिश लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 50% चांस, 60% चांस है कि आप का पेपर अच्छा हो सकता है और 40% चांस है कि आपका पेपर ख़राब हो सकता है।
उसके लिए भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पूरा ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे क्या होता है, लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से थे या सीबीएसई बोर्ड से थे, आईसीएसई बोर्ड से थे, तो अगर उनको इंग्लिश अच्छी लगती तो वो डेफ़िनेटली इंग्लिश के साथ में जाएँ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बेसिक से जनरल से टॉपिक्स दिए हैं। और अगर आप इनको पढ़ेंगे, क्योंकि आपने बेसिकली छोटे बड़े से पढ़े ही हैं, लेकिन अभी यहाँ आपको 16 मार्क्स के सोच के को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पेजेस भरने हैं, 5 to 6 पेजेस आपको लिखने हैं। तो आपने तो नाउन जो है वो मुश्किल से 2-3 पेज में पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ आपको कंटेंट थोड़ा सा ब्रॉड करना है, क्योंकि हमें पेजेस भरने हैं। तो इस वजह से आपको इंग्लिश में थोड़ा सा ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिलेगा। बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और इसको आप लेना चाह रहे हो तो डेफ़िनेटली ले सकते हो। यहाँ पे 3rd यूनिट जो है वो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में दी गई है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश ली थी, उनके पास इसका कंटेंट भी अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, वही आपको 4th सेमेस्टर में भी लेना पड़ेगा। आपको वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका ईयर वाला सिस्टम तो नहीं है, सेमेस्टर वाला है, लेकिन जो आप सेमेस्टर 3rd में सब्जेक्ट चूज़ करोगे, वही आपको 4th में रखना पड़ेगा। आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप सोच समझ के उस सब्जेक्ट को चूज़ करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत की। तो बहुत से बच्चों का, मेरा तो मानना है कि बहुत से बच्चे नहीं लेते हैं संस्कृत, क्योंकि बहुत भी पहले उन्होंने छोड़ रखी होती है, तो कहीं न कहीं उसका कोई नॉलेज नहीं रहता। कॉलेज में भी इसको कोई नहीं इतना ज़्यादा पढ़ाता। तो मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत आपको लेनी चाहिए, और अगर आपका मन है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे से नॉलेज आता है तो आप बिल्कुल डेफ़िनेटली लें, वरना बहुत ही कम बच्चे संस्कृत को ऑप्ट करते हैं। उसके बाद में मैथ्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स में बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट होता है और बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जिन बच्चों ने मैथ्स ले रखी थी 12th लेवल तक की, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप बिल्कुल मैथ्स के साथ में जाएँ। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप अपने में कॉन्फिडेंट हो कि आपको मैथ्स लेनी है, आप मैथ्स के साथ कर सकते हो, तो आप बिल्कुल मैथ्स के साथ में जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कंटेंट है 3rd सेमेस्टर में, वो 10th क्लास लेवल तक की दिया गया हुआ है। थोड़ा सा पोर्शन आपका जो है वो 12th का भी देखने को मिल जाएगा, इंटीग्रेशन का जो है। तो यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा मैथ्स, तो आप बिल्कुल डेफ़िनेटली मैथ्स की तरफ जाओ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो मैथ्स का पेपर है, तो वो जो है वो थ्योरेटिकल बेस आता है। तो ये थोड़ी-सी शॉकिंग और थोड़ा-सा एक नया हम कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जब हम मैथ्स का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में कैलकुलेशन आती है, अलजेब्रा आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ था, जब मैंने पेपर देखा था, जब आया था, तो थ्योरेटिकल आया था पेपर मैथ्स का। तो ये आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ मैट्रिसेस, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे, बहुत शॉक हो गए थे, बिकॉज़ वो तो सारे क्वेश्चंस लगा के गए थे, बट उनका जब पेपर वहाँ पे उन्होंने देखा तो वो थ्योरेटिकल बेस था। तो कहीं न कहीं एक अलग सा एक कह सकते हैं मोमेंट था उनके लिए, शॉकिंग मोमेंट था। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस सब्जेक्ट को एज़ अ थ्योरी और एज़ अ कैलकुलेशन दोनों के उससे पढ़ें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैथ्स में ज़्यादातर लोग डेफिनेशंस तो पढ़ते नहीं, बस एक लाइन की होती है, समझ लेते हैं कि अच्छा हाँ ये है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि इस बार आप एज़ अ थ्योरी 16 मार्क्स के बेसिस पे भी आप इसको पढ़ के जाएँ कि मैट्रिसेस क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। आप उसको एक-एक अच्छे से पढ़ें, ताकि आपका अगर एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल पेपर आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इन पॉइंट्स से लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बॉटनी की। तो जो बच्चे बायोलॉजी लेके रखे थे, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है बायोलॉजी में या बॉटनी में, तो आप डेफ़िनेटली जा सकते हो। यहाँ पे जनरल टॉपिक्स यहाँ दिए गए हैं आपको। सेल के बारे में क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताना है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स का क्या होता है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। हमारा जेनेटिक्स क्या होता है, हेरेडिटी क्या होती है, लॉ, सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से टॉपिक हैं। अगर आप कंटेंट ढूंढना चाहेंगे तो आपको कंटेंट अच्छे से अवेलेबल भी हो जाएगा। तो जो बच्चे लेना चाह रहे हैं बॉटनी के, सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके कोई भी एडवांटेज तो मैं नहीं कहूँगी। अब हम बात कर लेते हैं ज़ूलॉजी की। तो ज़ूलॉजी भी हमारा सेम एज़ इट इज़ आ जाता है,
कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट है ज़ूलॉजी में तो वो डेफ़िनेटली ज़ूलॉजी के साथ जा सकते हैं। इसमें भी कोई टॉपिक्स जो हैं वो आपसे रिलेटेबल कंटेंट है जो आपने पढ़ रखा होगा उसी से रिलेटेड है। बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो ज़ूलॉजी के साथ में जाते हैं क्योंकि एक थोड़ा-सा डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है, उनके फ़ील्ड से अलग हो जाता है। तो मेरे समझ से तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़ूलॉजी को थोड़ा-सा कम इम्पोर्टेंस दें। अगर आपका मन है, अगर आप चाहते हो लेना, अगर आप सोचते हो कि हाँ, हम कर लेंगे तो आप डेफ़िनेटली ज़ूलॉजी के साथ में जाओ। बट मेरे हिसाब से तो ज़ूलॉजी को आपको थोड़ा-सा कम इम्पोर्टेंस देना है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि आपका पहला जो वो लाइन थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरा जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है उसमें हम क्या-क्या लें? तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट आ जाता है वो हिस्ट्री का आ जाता है। तो जो बच्चे आर्ट्स के थे उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि हिस्ट्री उन्होंने पढ़ रखी होती है। तो जो बच्चे चाहते हैं हिस्ट्री लेना तो वो डेफ़िनेटली ले सकते हैं क्योंकि आपको इसमें कंटेंट बहुत ही अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाएगा और आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसमें कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा और आप अच्छे से आंसर डिज़ाइन कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको मराठा इंट्रोडक्शन और कल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, वैदिक कल्चर के बारे में आपको बताया जाएगा, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए रिलेटेबल होंगी। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आप बिल्कुल डेफ़िनेटली ले सकते हो हिस्ट्री को। उसके बाद में हम ज्योग्राफ़ी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ज्योग्राफ़ी भी आप लोगों ने आराम से छोटे बड़ से पढ़ी हुई है। इसमें भी जनरल टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं। इंडिया का साइज़, लोकेशन के बारे में आपको बताना है, सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताना है, लैंड रिसोर्सेज़, एग्रीकल्चर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपने बचपन से लेके पढ़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं आप टॉपिक से रूबरू हैं, आप जानते हैं इन टॉपिक्स को, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और कंटेंट भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो जो बच्चे ज्योग्राफ़ी लेने के लिए सोचना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है ये सब्जेक्ट, आप ले सकते हो। पेपर भी इसका बहुत अच्छे से आता है, अगर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। उसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस हमारा एक थोड़ा-सा नया सब्जेक्ट आ जाता है क्योंकि बहुत से बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस नहीं ली थी या नहीं उसके बारे में जानते हैं या सोचते हैं या समझते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा एक न्यू सब्जेक्ट होगा। हालाँकि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है आप देख सकते हो सबसे कम इसी में है और बहुत ही अच्छा सिलेबस है ये भी, सब्जेक्ट है ये भी। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जनरल टॉपिक्स हैं जो हमारा पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं, जो हमारा इक्वालिटी, जस्टिस के बारे में बात करते हैं, लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं सिविक्स, आपने जो सिविक्स में पढ़ा था वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। तो जो बच्चों का इंटरेस्ट था सिविक्स में, हमारा लिबर्टी, इक्वालिटी, इन डेमोक्रेसी में, तो आप अगर लेना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले और लेना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप ले सकते हो क्योंकि इसके भी जनरल टॉपिक्स हैं, आसान से टॉपिक्स हैं, आप इसको मिल सकता है और उसका पेपर भी बहुत अच्छे से आता है। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप ले सकते हो। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो बहुत ही कम स्टूडेंट जो हैं वो ऑप्ट करते हैं। बेसिकली ये प्लस पॉइंट होता है कॉमर्स के स्टूडेंट की, जो इन्होंने 12th में कॉमर्स ले रखी थी, तो वो स्टूडेंट जो हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम। क्योंकि मैंने विदाउट कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को इकोनॉमिक्स लेते नहीं देखा है। जितने भी साइंस या आर्ट्स के होते हैं वो नहीं लेते। मेरे बैच में जब मैं थी तो मेरे बैच में भी मेरे फ्रेंड सर्कल जो थे उन्होंने भी इकोनॉमिक्स को ऑप्ट नहीं किया था, एक भी स्टूडेंट नहीं था। तो जो बच्चे विदाउट आर्ट्स के हैं, विदाउट कॉमर्स के हैं, सॉरी, तो वो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स को ना लें क्योंकि ये थोड़ा-सा आपका अलग पोर्शन आ जाता है, थोड़ा-सा एक डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इकोनॉमिक्स के साथ ना जाएँ, आप अदर सब्जेक्ट को देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में से चूज़ करें। और जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो डेफ़िनेटली इस सब्जेक्ट को लेके आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में जो कि है फ़िज़िक्स। अब जो बच्चे पीसीबी, पीसीएम के हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छा पॉइंट कह सकते हैं। बहुत से बच्चों को फ़िज़िक्स पसंद होती है, बहुत से बच्चों को फ़िज़िक्स नहीं पसंद होती है। बहुत से बच्चे फ़िज़िक्स सिर्फ़ ऐसा निपटा देते हैं कि बस अरे भैया निकल जाए। तो वहाँ पे भी सीन वही हम कह सकते हैं, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है तो वही लें और जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है फ़िज़िक्स में वो ना लें क्योंकि हमारा बेस सारे जो टॉपिक्स हैं वो 12th के हैं। आपने 12th में जो भी पढ़ा था फ़िज़िक्स में, 11th में जो भी पढ़ा था फ़िज़िक्स में, वो सारे ही टॉपिक जो हैं वो फ़िज़िक्स में यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वो 3rd सेमेस्टर में हो, चाहे वो 4th सेमेस्टर में हो, क्योंकि जो आपने सब्जेक्ट अभी ले लिया वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है फ़िज़िक्स में तो आप बिल्कुल फ़िज़िक्स मत लें।
क्योंकि फिर वही 12th वाला हाल हो जाएगा, किसी तरह बस निकालना है, तो वो वाला हाल आप ना करें। अगर जिन बच्चों को इंटरेस्ट है फ़िज़िक्स में, अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंट है कि हाँ, हम फ़िज़िक्स को कर लेंगे, उसके टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हैं, तो वो डेफ़िनेटली फ़िज़िक्स के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि इसका भी पेपर डायरेक्टली पूछा जाता है, इसमें कोई भी घुमा फिरा के पेपर नहीं आता है। और मैं आपके सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसकी वीडियो जो है उसकी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकेगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री भी अगेन हमारा सेम एज अ कॉन्सेप्ट में आ जाता है फिज़िक्स के। तो जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पीसीएम पीसीबी ले रखी थी, तो उनका इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में, तो आप बिल्कुल केमिस्ट्री के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टॉपिक्स आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आपको टॉपिक जो है वो 10th लेवल का, थोड़ा सा 11th लेवल का दिया गया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एटम के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का, और बॉन्ड क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बताया जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन और आइसोमेरिज्म। ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी, बेसिकली सभी स्टूडेंट पढ़ रखे हैं, बस वही डिफरेंस है, कोई बस एज आ इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, कोई इंटरेस्ट के साथ में पढ़ता है। तो बेसिकली बहुत से बच्चों का कम ही इंटरेस्ट रहता है केमिस्ट्री में, बट ये टॉपिक्स बहुत ही आसान से हैं, बहुत ही जनरल हैं, तो इनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। इफ़ यू वांट कि मुझे केमिस्ट्री लेनी है, मुझे केमिस्ट्री के साथ जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हो। बट अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या मेरे लिए थोड़ा सा टफेस्ट पड़ेगा, तो आप नहीं इसको लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अपना जो मेरिट है वो अच्छा बनाना है। तो मैं यही कहूँगी कि जो आपको सब्जेक्ट सूटेबल लगे, आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो, आपको भरोसा हो कि आप कर लोगे, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट को आगे लेके चलें। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली हर एक पॉइंट के बारे में आपको बता दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उन सभी डाउट्स को आपके क्लियर करूँगी। और मेन चीज़, मैंने आप पिछली वीडियो में, जब मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी, उसमें कही थी कि जो जो बच्चे सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अपने सब्जेक्ट ज़रूर बताएं। तो बहुत ही कम बच्चों के रिप्लाई आए थे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करे हैं। उस बेसिस पे मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवा पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल आपको नहीं करवा पाऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।